Good morning to all of you, my dear student, and first of all, happy independence to all of you. Today is the day of freedom. Today is the day of pleasure. आज के दिन जो भी हमारे इंडिया में हमारे कंट्री के हर एक पर्सन है, व्यक्ति होते हैं, खुशी मनाते हैं। और खुशी मनाने की वजह आप लोग जानते ही हैं। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को जो हमारा देश था वो ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंट हुआ था, यानी फ्री हुआ था। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन इस बार चूँकि कोरोना महामारी है, कोरोना डिजीज़ का काफ़ी प्रकोप है, इस वजह से ये सारी खुशियाँ जो है सभी लोग अपने घरों पे अपने परिवार के साथ मना रहे हैं। तो आप लोग भी अच्छे से सेलिब्रेट करिए, इसको एंजॉय करिए, लेकिन थोड़ा ध्यान भी रहे, सावधानी भी रहे कि हाँ कोरोना का भी प्रकोप चल रहा है। ठीक है। आज की जो है लेक्चर में मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दूं क्या पढ़ाया था। तो पिछले लेक्चर में रेंज ऑफ लेंथ में पढ़ा रहा था आपको, और वहाँ पे मैंने कुछ न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करवाए थे और लास्ट में कुछ आपको पॉइंट्स बताए थे, जैसे 1 फर्मी बराबर हो गया, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हो गया, 1 AU बराबर हो गया, 1 पारसेक बराबर क्या होता है, 1 लाइट ईयर की, इन सब की मैंने वैल्यू आपको बताया था। ठीक है। इन सब की वैल्यू के बाद आज जो है हम लोग इस चैप्टर में, आज इस वीडियो में जो है हम लोग उसी से रिलेटेड यानी रेंज ऑफ जो लेंथ टॉपिक थी उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग कुछ यहाँ पे पार्टिकल या कुछ एटम्स या ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर किया है मैंने, और हम लोग उसकी लेंथ जानने की कोशिश करेंगे। लेंथ का मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे पार्टिकल होंगे जो स्फेयर होंगे या सर्कल फॉर्म में होंगे, तो उनकी रेडियस दी गई होगी, और जो किसी अन्य शेप में होंगे उनकी लेंथ वगैरह दी हुई। ठीक है। इसके बाद जो है हमारी नई टॉपिक स्टार्ट होगी, रेंज ऑफ मासेस। ठीक है। तो पहले आज हम लोग क्या करते हैं, रेंज ऑफ लेंथ को कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर नई टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, रेंज ऑफ मासेस। तो आइए हम लोग आज सबसे पहले शुरू करते हैं। रेंज ऑफ लेंथ में आपके आज की टॉपिक है जो हेडिंग पार्टिकल या कुछ ऑब्जेक्ट्स हमने लिए हैं जिसकी हमके रेंज पता करना है कि उनकी लेंथ कितनी होती है, यानी उसकी अगर डायमीटर होती है या रेडियस होती है तो कितने मीटर की होती है। इन सारी चीज़ों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है। तो देखिए उसमें मैंने सबसे पहला जो आपका पार्टिकल लिया है वो हमारा प्रोटॉन। सबसे पहला पार्टिकल आपका क्या है, प्रोटॉन है। यानी प्रोटॉन की अगर हम लेंथ यानी साइज की बात करें तो उसकी जो लेंथ होती है वो 10⁻15 मीटर। प्रोटॉन की जो लेंथ होती है यानी जो उसकी साइज होती है वो होती है 10⁻15 मीटर। ये मैंने जितना डाटा लिखा है सब के सब मीटर में लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एटॉमिक न्यूक्लियस, जो भी एटम होता है उसमें न्यूक्लियस होता है। आप सभी लोग जानते होंगे न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों एग्जिस्ट करते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के बीच मैंने पहले ही लेक्चर दे दिया है कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, और वही न्यूक्लियर फोर्स इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस में बाइंड करके रखता है। ठीक है। आ रही बात समझ में। यानी जो एटॉमिक न्यूक्लियस की लेंथ होती है, जो रेंज होती है वो होती है 10⁻14 मीटर। उसके बाद हाइड्रोजन एटम की बात कर लेते हैं। जो हाइड्रोजन एटम होता है उसका जो लेंथ होता है वो 10⁻10 मीटर होता है। ठीक है। टिपिकल वायरस मतलब कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिससे हमको बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, जिससे हमको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन उन वायरस को अगर हम ऑब्जर्व करना चाहें तो अपनी नेक्ड आईज से नहीं देख सकते, यानी बिना किसी माइक्रोस्कोप के हम इन सबको ना देख सकें। तो ऐसे जो वायरस होते हैं इनको हम टिपिकल वायरस कहते हैं। बहुत से ऐसे वायरस होते हैं जिनको अपनी नेक्ड आई से देख लेते हैं, यानी ऐसे ही बिना किसी माइक्रोस्कोप के देख लेते हैं। लेकिन जितने टिपिकल वायरस होंगे वो सब के सब देखिए 10⁻8 मीटर के रेंज के होते हैं। यानी इतने रेंज का जो वायरस होगा उसको आसानी से ऑब्जर्व करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। तो टिपिकल वायरस की जो लेंथ होती है वो होती है 10⁻8 मीटर। उसके बाद बात कर लेते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ मतलब क्या होता है, जब कोई लाइट की रेज होती हैं वो ट्रेवल करके आती है हमारे पास। सन जब वहाँ से निकलता है, उसकी किरणें वहाँ से रेज जब निकलती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ से रेज अर्थ पे आने में कुछ टाइम टेकन करती हैं। वो जो टाइम होता है वो होता है 8 मिनट 16 सेकेंड। 8 मिनट 16 सेकेंड का जो है
टाइम कंसीडर करती हैं, यानी इतना टाइम ड्यूरेशन लगता है सूर्य की किरण यानी जो सन रेज होंगी वो अर्थ में आने के लिए इतना टाइम लेती हैं, 8 मिनट 16 सेकेंड, कहीं कहीं पे 8 मिनट 20 सेकेंड में लिखा होता है, ठीक है। तो आप यही वाला मानिए 8 मिनट 16 सेकेंड, ये ज़्यादा सही है, ठीक है। यानी इतना टाइम लगेगा किसी रेस को कहाँ से अर्थ पे आने में। तो जो उनकी ट्रेवलिंग करने की जो टेंडेंसी होती है ना, वो उसके वेवलेंथ और उनकी फ्रीक्वेंसी पे, उनकी एनर्जी पे डिपेंड करती है। तो उनकी वेवलेंथ कितनी है, वेवलेंथ ज़्यादा है कि कम है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो उसकी वेवलेंथ होती है वो होती है 10⁻⁻7 मीटर, 10⁻⁻7 मीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट। उसके बाद आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पेसल्स या रेड ब्लड सेल्स, जो हमारे बॉडी में ब्लड के अंदर होती हैं, जिनका कलर रेड होता है। रेड क्यों होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है जो क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, ठीक है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का कलर रेड होता है, और यह हीमोग्लोबिन क्या करता है, एक प्रोटीन होता है और यह ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। जो हीमोग्लोबिन होता है उसके भी सेंटर में आयरन एलिमेंट पाया जाता है, और आयरन की उपस्थिति के कारण उसका कलर रेड होता है, ठीक है। चलिए, तो यानी जो आरबीसी की लेंथ होती है, जो रेंज होती है, वो होती है 10⁻⁻5 मीटर, 10⁻⁻5 मीटर। आरबीसी की जो लेंथ होगी वो होगी 10⁻⁻5 मीटर। उसके बाद बात करते हैं थिकनेस ऑफ पेपर। तो जो थिकनेस ऑफ पेपर होता है वो होता है 10⁻⁻4 मीटर, 10⁻⁻4 मीटर थिकनेस ऑफ पेपर, थिकनेस ऑफ पेपर 10⁻⁻4 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, मून और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी होती है 10⁸ मीटर, 10⁸ मीटर। फिर डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, तो सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 10⁻11 मीटर, 10⁻11 मीटर, या इसको हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं 10⁸ किलोमीटर, 10⁻11 मीटर या फिर 10⁸ किलोमीटर, ठीक है। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। फिर देखिए नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन प्लूटो एंड सन। प्लूटो और सन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 10⁻13 मीटर होती है या फिर 10⁻10 किलोमीटर होती है। किसके किसके बीच, प्लूटो और सन, 10⁻13 मीटर या फिर 10⁻10 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा साइज ऑफ गैलेक्सी। जो साइज ऑफ गैलेक्सी होती है वो होती है 10⁻21 मीटर। Size of the galaxy is 10⁻21 meter and the last is observable universe is 10⁻26 meter. 10⁻26 meter is the length of observable universe. इसको अगर हम किलोमीटर में जानना चाहेंगे तो ये 10⁻23 हो जाएगा। ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स क्या होता है बच्चों, तो आप लोगों को पता नहीं होगा। जैसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मतलब हम जहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, हम जहाँ पे रहते हैं, हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है, उस एटमॉस्फेयर में कुछ लेंथ, कुछ रेंज होता है जहाँ तक हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। किसी फिनोमेना एग्जिस्ट हो रही है, कोई अकर हो रही है, उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा या माइक्रोस्कोपिक स्टडी के द्वारा। तो ये जो हम जहाँ पे हैं, हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, वो एटमॉस्फेयर में कितनी रेंज है जहाँ तक हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो आपको एटमॉस्फेयर यहाँ पे रेंज दिया हुआ है ना बच्चों, ये जो रेंज दिया हुआ है ये इन द फॉर्म ऑफ रेडियस दिया हुआ है। रेडियस कहने का मतलब जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे रह रहे हैं, आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो इसके आसपास का कोई एक फिक्स एरिया होगा, उस एरिया के अंदर कोई फिनोमेना एग्जिस्ट कर रही होगी, अकर कर रही होगी, या कोई हैपन हो रहा होगा, उसको आप मेजर कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो आसपास की एरिया है बच्चों, इसी को जो है बोलते हैं ऑब्जर्वेबल डिस्टेंस। तो ऑब्जर्वेबल डिस्टेंस यानी एक इन प्रकार से क्या है, रेडियस दिया हुआ है, यानी यह रेडियस के फॉर्म में लिखा हुआ है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का जो लेंथ या रेंज होता है वो होता है 10⁻26 मीटर या फिर इसको बोले 10⁻23 किलोमीटर। ये मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स और उनके लेंथ की बात किया, ठीक है।
फाइनली यहाँ पे जो हमारी टॉपिक है वो हमारी कंप्लीट होती है, कौन सी, रेंज ऑफ लेंथ। ठीक है, इसमें मैंने आपको पैरालॉक्स मेथड बताया था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। बाकी कुछ स्केल मैंने बताया था, वो स्केल आप लोग नॉर्मली जानते भी हैं, 1 फर्मी, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 पारसेक, 1 लाइट ईयर। उसके बाद ये आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसका हम लोग आगे यूज़ करेंगे। जो चीज़ हम लोग बताते जा रहे हैं इसका मतलब यही है कि आपको इसको आगे यूज़ करना है। तो यूज़ कब करेंगे, जब आपके दिमाग में चीज़ें सेट रहेंगी, क्लियर रहेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हमारी जो नई टॉपिक स्टार्ट होगी वो होगी मेजरमेंट ऑफ मास। नई टॉपिक क्या स्टार्ट होगी, मेजरमेंट ऑफ मास। तो आप लोग नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा। ये सारी चीज़ें आप लोग लिखते चलिए, लिखने से आपको याद होगा, प्रैक्टिस होगी। ठीक है, आप लोग ये मत सोचिए नहीं ये टेबल है बुक में से देखकर कॉपी कर लेंगे, नहीं, इसको कॉपी पे लिखिए अच्छे से। जब आप लिखेंगे ना तो चीज़ें आपके दिमाग में सेट होती हैं, फीड होती हैं, स्टोर्ड होती हैं। तो इसको लिखिए और लिखने के बाद जो आपका नेक्स्ट हेडिंग होगा वो होगा रेंज ऑफ मासेस या मेजरमेंट ऑफ मासेस। चलिए अब हमारी हेडिंग नेक्स्ट क्या रहेगी, मेजरमेंट ऑफ मासेस। तो मेजरमेंट ऑफ मास हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा जानने का कोशिश करेंगे कि मास क्या होता है। हाउ विल यू डिफाइन द मास, या आपसे पूछ दे व्हाट इज मास। ठीक है, तो मास को सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे, फिर मास को किस प्रकार से मेजर करते हैं, क्या इसकी यूनिट्स होती हैं, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग मास की डेफिनेशन लिख लीजिए। तो लिखिए उसमें, मास इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मास इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर या सब्सटेंस। अ मैटर या सब्सटेंस। मास इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस या फिर मैटर, यह इसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आगे इसमें लिखिएगा, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड। इट cannot be created and it cannot be created nor destroyed कहने का मतलब मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी चेंज्ड, one form to another form, one form to another form। ओके, कहने का मतलब मास जो होता है या किसी भी मैटर या किसी सब्सटेंस का बेसिक प्रॉपर्टी होता है, इसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे जब आप लोग चल के एक फार्मूला पढ़ेंगे आइंस्टीन द्वारा, आइंस्टीन का एक इक्वेशन मिलेगा, आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन, E=mc² पढ़ेंगे आप लोग। अभी आगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में या किसी चैप्टर में पढ़ना है। तो वहाँ पे आइंस्टीन ने बताया है, प्रैक्टिकली वहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि किस प्रकार से मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट होता है और फिर एनर्जी जो है मास में कन्वर्ट होती है। ये C जो है यहाँ पे, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है। C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, यानी यह एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, वेरिएबल में देखिए आपकी इधर एनर्जी है, इधर मास है, यानी इस रिलेशन से आप कह सकते हैं, यह क्लियर हो रहा है कि जो एनर्जी है वो मास पे डिपेंड कर रही है और जो मास है वह एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। तो यानी हम दूसरी भाषा में इसको कह सकते हैं कि जो एनर्जी होती है वो मास में कन्वर्ट हो सकती है और जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। यानी इसी को एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्जन के कारण हम बोलते हैं मास एनर्जी इक्वेशन
या मास एनर्जी रिलेशन, और यह किसने दिया है? यह आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया। ठीक है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं वही चीज़ आपको यहाँ बता रहा हूँ कि इट नॉट कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। इसे हम न तो क्रिएट कर सकते हैं न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। वो दूसरा फॉर्म क्या है? मास से एनर्जी और एनर्जी से फिर वापस मास। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए, इसके बाद आप लोग लिख लीजिए आगे, उसी में ऐड कर लीजिए और लिखिएगा इसमें इट डज नॉट डिपेंड, लाइन चेंज करके लिखिएगा, इट डज नॉट डिपेंड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर कामा प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर, फिर उसके बाद जो है या फिर लोकेशन या कंडीशन, लोकेशन या कंडीशन। ठीक है, कहने का मतलब इसका ये है कि यह ना तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ना ही प्रेशर पे डिपेंड करता है, और ना ही लोकेशन या कंडीशन पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास है, मैंने उस ऑब्जेक्ट को पहले ऑब्जर्व किया, उसका मास कैलकुलेट कर लिया, फिर उसी ऑब्जेक्ट को किसी अन्य जो है, किसी अन्य जगह जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए मैं जहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास कोई जो है सब्सटेंस है, मान लीजिए ये मेरे पास मार्कर ही है, मैं इस मार्कर को यहाँ पे अगर वेट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया इसका मास, तो मुझे कुछ पता चल जाएगा कि इसका कितना मास है। इसी चीज़ को मान लीजिए मैं कहीं पे अन्य रूम में यानी दूसरे रूम में ले आकर रख दूँ जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो, यानी 30 हो या 30+ हो, 40 हो, तो ऐसा नहीं होगा कि इसका मास कम हो जाएगा, नहीं, इसका मास सेम रहेगा, जितना यहाँ पे है इस समय इतना मास उसका वहाँ भी रहेगा। कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर पे नहीं डिपेंड करेगा। अच्छा, कहीं पे किसी रूम में ज़्यादा कंजस्टेड है, ये हॉल काफ़ी बड़ा है या आपका रूम काफ़ी बड़ा है, और कहीं दूसरा रूम है वहाँ पे मान लीजिए आप क्या है, छोटा रूम है, कंजस्टेड है, तो ऐसा नहीं कि इसका वेट बदल जाएगा। या आप घर पे जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं उस रूम में जो है आपका मास कुछ और होगा, कुछ और का मतलब आप 50 kg, 55 kg, 60 kg होंगे। लेकिन जब आप यहाँ से निकल करके किसी दूसरे रूम में चले जाएंगे जहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा हो या फिर वो रूम थोड़ा सा छोटा हो, कंजस्टेड हो, तो ऐसा नहीं होगा कि आपका वेट कम हो जाएगा या आपका मास कम हो जाएगा, नहीं, आपका मास या फिर वेट तो सेम रहेगा ना। तो यानी कहने का मतलब हम ये यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि जो मास होता है वो टेम्परेचर, प्रेशर और कंडीशन या लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता है। और क्यों नहीं डिपेंड करता है? क्योंकि ये बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ये खुद अपने आप शो करता है। बेसिक प्रॉपर्टी मतलब क्या है? मूल, जिसको हम नष्ट ना कर सके, ना तो क्रिएट कर सके। मैंने पहले ही बता दिया, नॉट कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। आ रही बात समझ में? चलिए आगे इसमें लिख लीजिए, इट्स एसआई यूनिट इज, लिखते चलिए इसमें, इट्स एसआई यूनिट इज केजी, है ना, आप लोग को पता भी होगा। इट्स एसआई यूनिट इज, its SI unit is किलोग्राम, किलोग्राम, शॉर्ट फॉर्म में इसको केजी लिखते हैं। ठीक है, तो ये SI यूनिट है, लेकिन हम जब अगर एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्टडी करते हैं तो वहाँ पे केजी का नॉर्मली यूज नहीं करते हैं। जितनी भी एलिमेंट्स वाली टेबल बनी होगी आप लोग देखे होंगे, 118 या 120 एलिमेंट हैं, वहाँ पे सबके मास जो है केजी में नहीं लिखे हुए हैं, वहाँ एटॉमिक मास यूनिट में लिखा हुआ है, यानी यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, AMU, या फिर केवल यू बोलते हैं। होता ही नहीं होता है। तो यानी जब हम मॉलिक्यूलर या एटॉमिक स्टडी करेंगे, जब एटम्स के बारे में या मॉलिक्यूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये मास हमारा जो है किलोग्राम में ना होकर के एटॉमिक मास यूनिट में लिखा जाता है। तो उसको आगे लिखिएगा, इन द केस ऑफ, इन द केस ऑफ, इन द केस ऑफ एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्टडी, in the case of atomic या molecular study, its standard unit is, its standard
unit is, its standard unit is unified atomic mass unit. Unified atomic mass unit. Unified atomic mass यूनिट. एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहीं कहीं पे इसको केवल और केवल यू लिख देते हैं. यू का मतलब यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, या कहीं कहीं पे हम लोग AMU लिख देते हैं. इन दोनों में से कोई भी सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. आ रही बात समझ में? यानी जब भी हम एटम या मॉलिक्यूल का स्टडी करेंगे, जब भी हम एटम या मॉलिक्यूल की बात करेंगे, तो उस समय जो यूनिट हमारी होगी वो स्टैंडर्ड यूनिट, वो किलोग्राम ना होकर के यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगी. ठीक है, तो आगे जो है मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करूंगा ये एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाए, बताएं हमको, हम आपको आगे फिर से समझाने की कोशिश करेंगे. हालांकि सारी चीज़ें काफ़ी मैंने ईजी वे से समझाया है, कोई बहुत टफ इसमें नहीं है. फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. ठीक है, और आप लोग को फीडबैक नहीं मिलता है, आप लोग ग्रुप में जो है मैसेज नहीं करते हैं या फिर वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स नहीं करते हैं. इसका मतलब या तो आप लोग स्टडी अच्छे से नहीं कर रहे हो, और या तो आप लोग ध्यान नहीं देते हो. आप लोग फीडबैक ज़रूर दिया करिए. जब लेक्चर खत्म हो जाता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और फीडबैक ज़रूरी है. फीडबैक से पता चलता है कि हमारी मेहनत कैसी जा रही है. ठीक है, चलिए, तो अब जो है आगे मैं आपको एटॉमिक मास यूनिट की थोड़ा सा डेफिनेशन बता देता हूँ कि हाउ विल यू डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट के बारे में लिखिए, हेडिंग लीजिए 1 AMU, या केवल 1U भी लिख सकते हैं. 1 एटॉमिक मास यूनिट. देखिए, जो 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है यह एक ऐसा मास होता है जो 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप का होता है. यानी कार्बन 12 जो होगा, वो जो आइसोटोप होगा, उसका जो मास होगा उसका 1/12 यानी 1/12वां पार्ट, 1/12वां हिस्सा जो होगा वही कितना होता है, एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है. तो इसकी डेफिनेशन लिखिए, ये और क्लियर हो जाएगा. देखिए 1/12 ऑफ 1/12 of mass of 1/12 of mass of an atom of C12 कार्बन 12. कार्बन के कई आइसोटोप्स होते हैं ना, तो इस वजह से वो आइसोटोप में हम कौन सा कंसीडर करेंगे, C12. 1/12 of mass of an atom of C12 आइसोटोप. इसको देखिए C12 आइसोटोप को किस तरह से हम डिनोट करते हैं, C6H12, है ना. आ रही बात समझ में? आप लोगों को क्लास 9th में पढ़ाया गया रहा होगा कि किस प्रकार से हम सिंबल डिनोट करते हैं. तो अगर कोई यहाँ मान लीजिए एलिमेंट है और उस एलिमेंट के नीचे अगर A लिखा है और ऊपर B लिखा है, तो इसका मतलब ये होता था कि ये उसका एटॉमिक नंबर है और ये उसका एटॉमिक मास है. एटॉमिक मास को हम मास नंबर भी बोलते हैं. एटॉमिक मास को हम मास नंबर भी बोलते हैं. ये क्लास 9th की टॉपिक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे रदरफोर्ड मॉडल, बोहर्स मॉडल, नीड्स मॉडल, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9 में. ठीक है, तो नीचे हम लोग ए जो डिनोट करते हैं यह एटॉमिक नंबर होता है और यह एटॉमिक मास होता है. तो यानी यहाँ पे मैंने देखिए बता दिया, आइसोटोप का मतलब कार्बन 6 C6 कार्बन और C12 वाला होगा. यानी ये जो मैंने C12 यहाँ पे लिखा है, ये आप इसको ऊपर भी लिख सकते हैं ताकि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन ना रहे. यानी जो इसका वेट होगा वो 12 होगा, 12 एटॉमिक मास यूनिट. ठीक ना, यानी यह एक स्टैंडर्ड यूनिट माना गया है. इसको एक स्टैंडर्ड, जैसे हमने आपको यूनिट पढ़ाया या फिर मेजरमेंट बताया कि मेजरमेंट क्या होता है, यूनिट क्या होता है, तो हमने बताया ना कोई एक स्टैंडर्ड स्केल,
जिसको हम फिक्स कर दिए हो बहुत पहले से ही और सभी लोग उसको यूनिवर्सली ट्रूथ माना गया हो। तो उसी प्रकार से जो कार्बन 12 यानी आइसोटोप होता है, इस आइसोटोप का जो मास होगा उसका 1/12 हिस्सा होगा, 1/12 पार्ट होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं 1AMU। ठीक है, आगे यहाँ पे इसमें जोड़ लीजिएगा इंक्लूडिंग the mass of इलेक्ट्रॉन, यानी जितने इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उनका भी मास इसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा। ये आपका 1AMU की डेफिनेशन है। और नीचे फिर लिख लीजिए 1AMU इक्वल्स टू जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 1.66, ठीक है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। यानी कोई अगर हमको वैल्यू मास या कोई मास अगर AMU में या U में दिया हुआ है और उसे किस में कन्वर्ट करना है, kg में, तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इतनी क्वांटिटी से, तो वो हमारी जो वैल्यू होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों, उसमें kg में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक ना, AMU में दिया हुआ है, AMU में दिया हुआ है यानी एटॉमिक मास यूनिट में किसी का वेट या किसी का मास दिया हुआ है, तो उसमें हम इस क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो क्वांटिटी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी kg में, यानी SI यूनिट में चला जाएगा। ठीक है, चलिए ये मैंने डेफिनेशन बताया AMU का और इसकी वैल्यू बता दिया। अब आगे जो है मैं आप लोग को एक टेबल बनवाऊंगा और उस टेबल में बताऊंगा कि रेंज ऑफ मास, यानी उसमें कुछ पार्टिकल होंगे, कुछ ऑब्जेक्ट होंगे, कुछ सब्सटेंस होंगे, उनका कितना मास होता है, यानी हम मास को कितनी मात्रा में, कितनी मिनिमम अमाउंट में ऑब्जर्व कर सकते हैं और कितना मैक्सिमम अमाउंट में ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो रेंज हो जाता है। रेंज मतलब क्या होता है, जहाँ तक हम पहुँच सके, जहाँ तक हम ऑब्जर्व कर सके, जहाँ तक हम एक्सपेरिमेंट कर सके। जैसे लेंथ के बारे में हमने पढ़ा, लेंथ में कुछ हमने वैल्यू देखी कि हाँ इस वैल्यू को हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके बाद की वैल्यू होगी शायद हम उसे ऑब्जर्व ना कर पाए, दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो। ठीक उसी प्रकार से जब हम मास पढ़ रहे हैं तो मास में भी कुछ ऐसे रेंज पढ़ेंगे कि जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं और उससे कम होगा या उससे ज़्यादा होगा, रेंज के बाहर होगा तो हम नहीं पहुँच पाएंगे। रेंज के बाहर मतलब जैसे आपके रेंज से कोई चीज़ बाहर है तो आप उसको कैचअप करने की कोशिश करेंगे, कैच नहीं कर पाएंगे, और वो चीज़ अगर आपके रेंज के अंदर में तो आप उसे आसानी से कैच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे आप लोग हेडिंग लीजिए रेंज एंड ऑर्डर ऑफ मासेस, और उसमें मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगा। ठीक है, रेंज एंड ऑर्डर ऑफ मासेस। चलिए देखिएगा, यहाँ पे हेडिंग मैंने क्या बोला था आपको, रेंज एंड ऑर्डर ऑफ मासेस, यानी कुछ मैंने यहाँ पे पार्टिकल, कुछ ऑब्जेक्ट कंसीडर किए हैं और उनका हमको मास देखना है कि यानी मास हम कितनी रेंज तक मैक्सिमम डिटेक्ट करते हैं या कितनी मास की वो रेंज क्या होती है जहाँ तक हम उसको आसानी से क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, इसमें लास्ट में अभी मैं आपको एक और बताऊंगा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, तो कि जगह थोड़ा कम थी इसलिए मैंने यहाँ लाइए लिख देता हूँ, ये अर्थ है और फिर नीचे लिख लीजिएगा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स होता है उसकी जो रेंज होती है वो होती है 10⁻55। ठीक है, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारी टेबल है ये टेबल बता रही है कि जो हमारे मास का रेंज होता है वो रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 10⁻⁻30 kg से लेकर के 10⁻55 kg तक जो ये है मासेस का रेंज है। यानी इतने के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगी तो उसको हम आसानी से डिटेक्ट कर लेंगे, उसका मास हम निकाल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ kg। लेकिन अगर 10⁻55 से ज़्यादा हो जाता है या 10⁻⁻30 से कम हो जाता है तब उन कंडीशंस में हमको
ऑब्जेक्ट का मास निकालने के लिए दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, समस्या हो सकती है। ठीक है, तो फिलहाल हम देखिए यहाँ पे क्या समझेंगे। सबसे पहले ये मैं मिटा देता हूँ आप लोग को। आप समझ गए होंगे जो मास का रेंज होगा वो होगा 10 टू द पावर -30 kg टू 10 टू द पावर 55 kg। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले आपके सामने क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है देखिए वो कितना होता है, 10 टू द पावर -30 kg। इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो होगा 10 टू द पावर -30 kg। अब अगर इसको आपको AMU में कन्वर्ट करना है तो 1.6 × 10 टू द पावर -27 क्या कर देंगे, आसानी से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई के बाद आसानी से डिटेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कौन है, प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन का जो मास होता है 10 टू द पावर -27 होता है। 10 टू द पावर -27 यानी जो प्रोटॉन होता है वो इससे भारी होता है, यानी इससे ज़्यादा इसका वेट होता है ना। प्रोटॉन का जो वेट होगा वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। उसके बाद यूरेनियम। यूरेनियम के बारे में क्लास 10 में हम लोग कितने अच्छे से पढ़े थे, न्यूक्लियर चैप्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर, किस प्रकार से वहाँ पे इस पर बमबारी की जाती है न्यूट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन्स बमबार्ड करके कितने अच्छे से यहाँ पे एनर्जी क्रिएट की जाती थी। न्यूक्लियर रिएक्टर जहाँ पे एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस की जाती है उसमें यूरेनियम मेटल का ही ज़्यादातर से यूज़ किया। क्यों? क्योंकि इन सबों की साइज भी बहुत बड़ी होती है और लेंथ भी, इनका मास भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ज़्यादा मास होने का जब इन पर बम विस्फोट यानी बमबारी हम लोग करवाते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहाँ से एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है। मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जो मास होगा वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और जो एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट हो सकती है। तो अगर इसका मास ज़्यादा है तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मास ज़्यादा है तो यह जितने एलिमेंट्स या आइटम होंगे उनमें अगर हम बमबारी करवाएंगे तो इनमें से एनर्जी भी ज़्यादा निकलेगी। मास ज़्यादा तो एनर्जी भी ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद देखिए आरबीसी के बारे में मैंने बताया, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स के बारे में। जो आरबीसी होती है उनका देखिए मास जो होता है 10 टू द पावर -13 kg होता है। ठीक है, डस्ट पार्टिकल जो हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं, उड़ रहे होते हैं, उनको हम नेक्ड आईज से नहीं देख पाते हैं, तो उनका देखिए मास कितना होता है 10 टू द पावर -9 kg, 10 टू द पावर -9 kg। रेन ड्रॉप, जब बारिश होती है ऊपर से तो क्या उसकी जो रेन ड्रॉप होती है उसकी जो वेट होता है वो 10 टू द पावर -6 किलोग्राम होता है। मॉस्किटो को कभी आपने ऑब्जर्व किया कि इसका वेट कितना होता है? आप ध्यान नहीं देते होंगे कभी, लेकिन यहाँ देखिए मैंने बताया है, लिखा है, बुक्स में भी आपने दिया होगा। मॉस्किटो का जो वेट होता है वो 10 टू द पावर -5 किलोग्राम होता है। ग्रेप होता है, ग्रेप की जो मास होता है वो 10 टू द पावर -3 kg होता है। और जो बोइंग 747 एयरक्राफ्ट है, बोइंग 747 एयरक्राफ्ट है, उसका जो वेट होता है 10 टू द पावर 8 kg होता है। और जो मून होता है, मून का जो वेट होता है 10 टू द पावर 23 kg होता है। जो हमारा अर्थ है, अर्थ का जो वेट होगा वो 10 टू द पावर 25 kg होगा। और लास्ट में ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स क्या है? हमारे आसपास का वो एटमॉस्फेयर जिसमें हम किसी फिनोमेना को, जिसे हम किसी इवेंट को ऑब्जर्व कर सके, डिटेक्ट कर सके, दैट इज ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। और इसका जो वेट होता है वो होता है 10 टू द पावर 25 kg होता है। यानी हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो चार्ट है, इस चार्ट में जितने भी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट या एटम है, जो मिनिमम यहाँ आपका मास मिला था वो 10 टू द पावर -30 kg मिला है। यानी जो मिनिमम आपको मास मिला 10 टू द पावर -30 kg और जो मैक्सिमम आपको मास मिला है वो 10 टू द पावर 55 kg। यानी आप कह सकते हैं कि जो रेंज ऑफ मास होता है 10 टू द पावर -30 kg टू 10 टू द पावर 55 kg। यहाँ पे हमारी जो टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ मास या रेंज ऑफ मास कंप्लीट होता है। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जो है, यानी कल तो संडे है, संडे को क्लास बंद रहेगा और मंडे को फिर जब मैं क्लास लेकर के आऊँगा आप लोगों के बीच में, तो मंडे को हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम। और मेजरमेंट ऑफ टाइम में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस छोटी सी 2-4 लाइन लिख लेना है, पढ़ लेना है। और उसके बाद इस चैप्टर की जो सबसे मेन स्टोरी होगी वो स्टार्ट होगी एक्यूरेसी, प्रिसीशंस एंड एरर्स। किस प्रकार से एक्यूरेसी हम चेक करेंगे, उसमें एरर होगी तो एरर कैसे चेक करेंगे किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा। जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट से हम मास डिटेक्ट कर रहे हो या लेंथ डिटेक्ट कर रहे हो तो किस प्रकार से डिटेक्ट करेंगे। उनकी जो इंस्ट्रूमेंट होगा, डिवाइस होगी, उसमें कोई कमी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कमी होगी उस डिवाइस में तो वो थोड़ा गलत नापेगी, यानी उसमें जो रिजल्ट आएगा उसमें एरर रहेगा। तो उस एरर को हम कैसे रिमूव करेंगे,
यानी इस चैप्टर की मेन स्टोरी कल जाके यानी नेक्स्ट डे जब मैं लेक्चर लेके आऊँगा मंडे को तब स्टार्ट होगी, और इसमें हम लोग एक्यूरेसी, एरर एंड प्रिसिशन पढ़ेंगे, फिर उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। जब इस सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तब जाके हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बेस्ट ऑफ लक, घर पे रहिए, अच्छे से स्टडी करते रहिए, और हम लोग फिर मंडे के मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।